खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अनन्या तिवारी। ये बुलेटिन खास इसलिए है क्योंकि इस शो में हमारे देश भर के रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ेंगे जो अपने अपने राज्य के बारे में हर बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। पूरे दिन क्या क्या होने वाला है और किस बड़ी खबर पर नजर रहेगी, चाहे वो राजनीतिक जगत की खबर हो, क्राइम की खबर हो या फिर कोई और, हर खबर आप तक हमारे रिपोर्टर्स पहुंचाएंगे। इन तमाम चीजों को लेकर उनसे चर्चा करेंगे, साथ ही हर राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, क्या हो रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो लेकर चलते हैं आपको अपने रिपोर्टर्स के पास। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे रूबरू कराते हैं आपको रिपोर्टर्स से। हमारे साथ लखनऊ से पंकज मौजूद हैं, मनमोहन नेताम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से, और साथ ही बिहार से हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्यूष हमारे साथ जुड़े हैं, और अरविंद पलावत हमारे साथ जयपुर से जुड़े हैं। अरविंद, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। राजस्थान की बात करें तो लगातार मरीज बढ़ ही रहे हैं कोरोना के, और फिलहाल राजस्थान से आज की क्या कुछ बड़ी खबरें रहेंगी, किन खबरों पर आपकी नजर आएगी? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बात की गई है कोरोना को लेकर, कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो लगातार राजस्थान में बढ़ रहे हैं, और कल भी बीते 24 घंटे में जो 298 मरीज, करीब 300 जो पेशेंट है वो यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही 8 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। इसके साथ ही जो मृतकों का आंकड़ा है वो राजस्थान में 421 अब तक पहुंच चुका है। साथ ही एक राहत की बात ये कही जा सकती है कि राजस्थान की जो रिकवरी रेट है वो करीब 80% यहाँ पर हो चुकी है। 79.6% जो है रिकवरी रेट वो राजस्थान की है। ऐसी स्थिति में अब एक्टिव केसेस की यदि बात करें तो राजस्थान में एक्टिव केसेस बसते हैं 3,317, और साथ ही करीब 8 लाख से ज्यादा, 8.5 लाख के आसपास जो है आरटीपीसीआर टेस्टिंग है वो राजस्थान में की गई है। इसके साथ ही राजस्थान में लगातार जो टेस्टिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर किया जा रहा है, और टेस्टिंग फैसिलिटी को 40,000 पर डे करने का एक प्रयास जो है वो राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है। साथ ही आयुर्वेद भवन जो है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो है, वहां पर भी आरटीपीसीआर टेस्टिंग जल्दी शुरू होगा। शायद जो जुलाई का जो पहला सप्ताह है उसके अंदर आरटीपीसीआर टेस्टिंग वहां पर शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही जो 5,000 टेस्ट की जो क्षमता है वो जयपुर में एक बार और बढ़ जाएगी, इससे क्योंकि 5,000 टेस्ट क्षमता जो है पर डे वो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की ओर से डेवलप की जा रही है, ताकि आरटीपीसीआर टेस्ट में किसी तरह कमी नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले राजस्थान सरकार ने अन्य राज्यों को प्रस्ताव दिया था, चाहे उसमें दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कि यदि वहां पर आरटीपीसीआर टेस्टिंग में कोई कमी है, आरटीपीसीआर टेस्टिंग की पूरी फैसिलिटी नहीं है, तो हम 5,000 जो टेस्ट है वो अन्य राज्यों के कर सकते हैं। तो इस तरह से लगातार जो टेस्टिंग फैसिलिटी है वो यहाँ पर काफी बढ़ाई जा रही है, और उसी का एक नतीजा है कि राजस्थान में लगातार जो पेशेंट्स हैं वो मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए जब जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतने ज्यादा जो पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। कई राज्य ऐसे जहाँ पर टेस्टिंग फैसिलिटी काफी कम है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर जो पेशेंट है वो काफी कम मिलते हैं। लेकिन जब टेस्टिंग लगातार ज्यादा होती है, 20 से 25,000 टेस्ट जब पर डे होते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि 300-400 जो पेशेंट्स हैं वो वहां पर मिलेंगे। लेकिन रिकवरी रेट है वो राजस्थान की काफी अच्छी है, तो ये राजस्थान के लिए एक राहत की बात है। लेकिन जो मौत का आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है, एवरेज जो मौत का आंकड़ा आ रहा है पिछले करीब 10-15 दिन से वो 10 मौत पर डे का आ रहा है, तो ये एक चिंता की बात यहाँ पर है। साथ ही यदि और बात करें राजनीति की, तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पुलिस बेड़े में जो चेतक, जो पीसीआर वैन है वो, और सिग्मा करीब 200 जो वाहन है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखा करके और पुलिस बेड़े में शामिल करेंगे। इसके साथ ही काफी दिनों से ये चीज सामने आ रही थी कि पुलिस के पास जो पर्याप्त व्हीकल्स थे वो नहीं थे, तो ऐसी स्थिति में अब काफी कुछ राहत जो है वो जयपुर पुलिस को यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जयपुर पुलिस में करीब 200 नए वाहन जो हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। इसके साथ ही यदि बात करते हैं मानसून को लेकर, तो देखिए राजस्थान में मानसून का प्रवेश एक बार आंशिक रूप से हो चुका था, लेकिन अब जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि 3 तारीख यानी कल तक जो है गर्म लू चलेगी, और उसके बाद में 15 के आसपास जो है मानसून का दूसरा दौर वो यहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि कई जिलों में हल्की बारिश जो है वो कल भी हुई है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि जिस तरह से पूरे राज्य के अंदर देखा जाए तो मानसून का जो असर है वो 15 जुलाई से यहाँ पर देखा जाएगा। तो ये भी बड़ी चीज है, क्योंकि लोग बागों को बड़ी गर्मी के कारण लोग काफी परेशान है, तो लोगों को राहत मिल सकती है। क्योंकि देखिए जिस तरह से अन्य राज्यों में बारिश हो रही है, तो लोगों को उम्मीद है कि राजस्थान में इस बार अच्छी बारिश होगी और किसानों के जो चेहरे हैं वो एक बार फिर खिल उठेंगे। इसके साथ ही राजस्थान प्रदेश भाजपा के जो प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया है वो आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि अपनी जो नई कार्यकारिणी है उसका वे विस्तार करें, क्योंकि राजस्थान प्रदेश भाजपा की जो कार्यकारिणी है उसका काफी दिनों से विस्तार नहीं हुआ है, तो हो सकता है उसका भी विस्तार यहाँ पर करें, या फिर एक बार फिर से जो डिजिटल और वर्चुअल जो रैलियां की गई है उसके क्या कुछ आंकड़े रहे उनको यहाँ पर सामने रखेंगे। इसके साथ ही कई अन्य जो चीजें हैं वो यहाँ पर जो
सतीश पूनिया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, वो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके साथ ही यूथ कांग्रेस का चुनाव परिणाम जारी हुआ था और उस चुनाव परिणाम में पहले सुमित पखासरा को विजय घोषित किया गया और उसके बाद में लाडनू से जो विधायक है मुकेश भाकर, उनको यहाँ पर विजय दिखाया गया, क्योंकि जो वोट थे वो सुमित पखासरा काफी ज्यादा थे। लेकिन ये कहा गया कि जो चुनाव है, चुनाव वोटिंग में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, तो उसके बाद में जो यूथ कांग्रेस का जो आलाकमान है उसने चुनाव का जो रिजल्ट था उसको परिवर्तित किया। तो आज ऐसे इसी मुद्दे को लेकर जो सुमित पखासरा है, यूथ कांग्रेस के जो पूर्व में अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे, जिनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री सभी ने बधाई दी, सभी से मिले भी उसके बाद में, तो आज वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और देखना होगा किस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यूथ कांग्रेस के चुनाव पर भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि राहुल गांधी का एक बड़ा मकसद था और राहुल गांधी ने एक बड़ी चीज सोच करके यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई जैसी जो विंग थी इनके साथ में काम करना उन्होंने शुरू किया था। और अब ऐसी स्थिति में जब इन पर सवालिया निशान लगता है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन पर भी एक सवालिया निशान यहाँ पर होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आप नजर बनाए रखिए। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से मनमोहन नेताम भी जुड़े हैं, छत्तीसगढ़ आपको लेकर चलते हैं। मनमोहन नेताम, छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, किन बड़ी खबर पर आज आपकी नजर रहेगी? देखिए अनन्या, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक उछाल आई है। पूरे प्रदेश भर में 81 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राजधानी रायपुर में 29 मामले देखने को मिले हैं, जिसमें से राजधानी रायपुर के 9 पुलिसकर्मी जो पीएचक्यू में पदस्थ हैं, पुलिस मुख्यालय में पदस्थ हैं, उनमें पॉजिटिव पाई गई है और एक मीडिया कर्मी भी पॉजिटिव पाया गया है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो पुलिसकर्मी है वो पुलिस मुख्यालय में पदस्थ थे और जो मीडिया कर्मी है वो कितने लोगों से मिला है, कौन से मंत्रालय में गया है और कितने मंत्रियों के भी संपर्क में आया है, तो यह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि एक मीडिया कर्मी है और मीडिया कर्मी कितने मंत्री एवं अन्य जो जनप्रतिनिधियों से मिले होंगे और अन्य जो संस्थान में गए होंगे, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से कल कम हुए थे आंकड़े और आज जिस तरीके से 81 नए मरीज मिले हैं, ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से लगातार जो आंकड़े तो बढ़ रहे थे, लेकिन इस तरीके से जो उछाल आया है, 81 पॉजिटिव पाए गए हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, वह काफी चिंता का विषय है। और बता दूं कि जो आंकड़े हैं वो अब 2940 पहुंच चुके हैं पूरे प्रदेश भर में। तो छत्तीसगढ़ में जो कोरोना का संकट है वो प्रतिदिन गहराता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में यह कंट्रोल होगा, यह तो बताना बहुत ही जल्दबाजी होगी। क्योंकि जो प्रवासी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूरों में अब कोरोना के लक्षण नहीं दिख रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय जो जिस तरीके से पुलिस कर्मियों में पाया गया है एवं मीडिया कर्मियों में पाया गया है एवं अन्य जो लोगों में जिस तरीके से पाया गया है। अनन्या, एक बात बता दूं कि राजधानी रायपुर में जिस तरीके से अभी मार्केट खुले हैं और भीड़ भड़ाका देखी जा रही है, तो वो आगे चलकर काफी खतरनाक साबित हो सकता है। क्योंकि जो अन्य जो संस्थान है वो खुले हैं, मार्केटिंग खुले हैं और भीड़ भड़ाका जिस तरीके से राजधानी रायपुर में देखा जा रहा है वो काफी मुश्किल बढ़ाएगी आगे चलकर। दूसरी बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल आज राजधानी रायपुर के हृदय स्थल में 11 करोड़ रुपए के ऑक्सीजन का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे दोपहर 12 बजे। बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से पर्यावरण को वंचित रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल यहाँ पर काफी नजर बनाए हैं और काफी वो इस पर ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यहाँ पर लोकार्पण करेंगे 11 करोड़ रुपए के, और ये दोपहर 12 बजे करेंगे। इसमें जो विभिन्न प्रकार के फल फूल पौधे लगाए जाएंगे एवं एक गार्डन टाइप का रहेगा। तो ये दोपहर 12 बजे सीएम भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार यहाँ पर राजनीति देखी जा रही है। जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले के बाहर धमतरी के एक युवक ने आत्मदाह करने का प्रयास किया था, अब यह मामला तूल पकड़ रहा है। बता दूं कि इसमें न्यायिक जांच तो होगी ही, लेकिन जो विपक्ष है बीजेपी, वो लगातार इसमें ट्वीट वार कर रही है और यहाँ पर बयानबाजी का दौर चालू है। बता दूं कि जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक बात सामने आई थी कि जो युवक है वह मानसिक रूप से कमजोर था। इस पूरे मुद्दे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उल्टे पलटवार किया है कांग्रेस सरकार पर और सीधे उन्होंने भूपेश बघेल पर उन्होंने सवालिया निशान खड़ा किया है। भूपेश बघेल को उन्होंने कहा है कि जो मानसिक रूप से जो युवक की स्थिति खराब नहीं, बल्कि सीएम भूपेश बघेल की मानसिक स्थिति खराब है। तो इस तरीके से यहाँ पर राजनीति देखी जा रही है छत्तीसगढ़ में। अगली बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ के जो
पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, उन्होंने एक बयान दिया था कि अगली फसल के पहले किसानों की अंतर राशि मिलेगी, अगर अंतर राशि नहीं मिलती है तो वो इस्तीफा दे देंगे। इस मामले को लेकर भी राजनीति देखी जा रही है। जो पूर्व सीएम है डॉक्टर रमन सिंह, उन्होंने कहा है कि यह इस तरीके का बयान आ रहा है प्रदेश के मंत्रियों के द्वारा, तो यह कहीं ना कहीं चला चली की बेला है, मतलब सरकार जाने वाली है। तो यहाँ पूरे छत्तीसगढ़ में राजनीति देखी जा रही है। चूंकि अभी मरवाही का उपचुनाव भी होने हैं, तो राजनीति देखी जानी स्वाभाविक बात है। लेकिन जिस लहजे से यहाँ पर राजनीति की जा रही है, जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी की जा रही है, तो अभी से यहाँ पर मरवाही चुनाव को लेकर खुलकर राजनीति देखी जा रही है एवं तीनों पार्टियां यहाँ पर एक्टिव दिख रहे हैं। लेकिन जिस कोरोना संकट में यहाँ पर बयानबाजी का दौर शुरू है और बयानबाजी चल रहा है, हालांकि जो युवक है वो आत्मदाह किया, उस पूरे मामले को लेकर न्यायिक जांच हो रही है। लेकिन जो विपक्ष यहाँ इस पूरे मुद्दे को भुनाना चाह रही है। जी अनन्या। ठीक है, लगातार आप नजर बनाए रखिए मनमोहन नेता। और भी तमाम राज्यों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़े हैं। इसके बाद आपको बिहार भी ले चलेंगे और साथ ही हमारे साथ लखनऊ से पंकज जुड़े हैं, उनके पास भी आपको लेकर चलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम राज्यों से तमाम बड़ी खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं बिहार, जहां पर हमारे रेजिडेंट एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद हैं। श्रीकांत, बिहार की भी बात करें तो वहां भी पूरे देश के जिस तरह से हालात है, लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। बिहार से आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? देखिए, बिहार में वाकई कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है और ये बिहार सरकार के साथ साथ आम लोगों की चिंता बढ़ाने वाली बात है। बिहार में 10,205 हो गई है कोरोना संक्रमितों की संख्या, 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कोरोना का संक्रमण अब कम्युनिटी लेवल पर बढ़ रहा है, तो उससे चिंता बिहार सरकार की बढ़ गई है। लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच ही बिहार में चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। सभी दल चुनाव की तैयारी में जुटे हैं और अब चुनाव आयोग भी जोर शोर से जुट गया है। चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश दिया है, बहुत बड़ा फैसला लिया है कि जो भी कोरोना पॉजिटिव होंगे और 65 साल से ज़्यादा उम्र के वोटर होंगे, वो बैलेट में वोट डालेंगे। तो उनको अब ईवीएम पर जाकर मतदान केंद्र पर वोट देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो बैलेट पोस्टल से अपना वोट डाल सकते हैं, उनको मतदान केंद्र पर जाने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी साल में लगातार बड़े बड़े फैसले बिहार सरकार भी ले रही है। बिहार सरकार ने बिजली का जो बकाया बिल था, बिहार के 1,50 लाख बिजली उपभोक्ताओं का माफ़ कर दिया है। तो ये चुनावी तोहफा माना जा रहा है। चुनावी साल में बड़ी राहत दी है बिहार सरकार ने। बिहार के 1.5 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ़ कर दिया गया है। इससे लोग बहुत खुश हैं और चुनाव आयोग ने अधिकारियों के तबादले का निर्देश दिया है। उसको ध्यान में रखते हुए लगातार तबादले हो रहे हैं अधिकारियों के, यानी चुनाव आयोग पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं, लेकिन एनडीए में जो घमासान मचा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। चिराग पासवान ने अपनी ही पार्टी के एक नेता को पार्टी से निकाल दिया है और उसकी गलती बस इतनी थी कि उसने कह दिया था कि एनडीए बिहार में इंटैक्ट है, अटूट है। तो अगर जो नेता कहता है कि एनडीए अटूट है, एनडीए एकजुट है, उसको अगर पार्टी से चिराग पासवान निकाल रहे हैं तो उसका मतलब साफ है कि चिराग पासवान एनडीए में खुश नहीं हैं और वो नाराज हैं और वो संदेश देना चाहते हैं कि उनकी नाराजगी एनडीए को महंगी पड़ सकती है। तो चिराग पासवान की नाराजगी को देखते हुए भूपेंद्र यादव बिहार पहुंचे हुए हैं। दिल्ली में तो मिल ही चुके हैं उनसे, अब बिहार पहुंचे हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भूपेंद्र यादव ने कल बातचीत की है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ही चिराग पासवान का पंगा चल रहा है। बिहार के 12 सीटों पर विधान परिषद की 12 सीटों पर राज्यपाल कोटे से मनोनयन होना है, उसमें भी एक सीट मांग रहे हैं चिराग पासवान। आज कैबिनेट की बैठक हो रही है, उस संबंध में प्रस्ताव भी पास होगा। अब देखना यह है कि चिराग पासवान की मांग पर बीजेपी विचार करती है, नीतीश कुमार को तैयार कर लेती है या नहीं, क्योंकि चिराग पासवान एक सीट की मांग पर अड़े हुए हैं। तो आज पता चल जाएगा कि बीजेपी कितना
चिराग पासवान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगी। नीतीश कुमार से जब लड़ाई है, ऐसे में कितना चिराग पासवान के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाएगी। देखिए, सीटों की संख्या को लेकर घमासान मचा हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 20 से 30 सीटों पर सल्टा दिया जाए चिराग पासवान को, और चिराग पासवान 41 से कम सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। 119 सीटों से चुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक रहे हैं और संकेत भी दे रहे हैं कि बिहार का सियासी समीकरण बदल सकता है। उधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आरजेडी ने भी उनको 50 सीट देने का ऑफर दे दिया है। तो चिराग पासवान को अगर 40-41 सीटें नहीं मिली एनडीए में, तो महागठबंधन का रुख कर सकते हैं, और ऐसे में बिहार में लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। महागठबंधन बहुत बड़ी चुनौती बन जाएगा एनडीए के लिए। तो बिहार में राजनीतिक गहमा गहमी जारी है। सभी दल राजनीतिक चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग जुटा हुआ है और कोरोना के संक्रमण के खतरे के बीच सब कुछ हो रहा है। जी चलिए, ठीक है, लगातार आप नजर बनाए रखिए। सीधे लेकर चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ में पंकज, आज की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं? अगर हम बात करें लखनऊ की, कोरोना के जो मामले हैं वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। पंकज, 242 केस कोरोना के आए और शाम तक वो आंकड़ा और बढ़ गया। हालांकि अब उत्तर प्रदेश में 25,000 टेस्टिंग कल तक हुई, यानी 24 घंटे में जो आंकड़ा टेस्टिंग की थी वो 25,000 पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री ने 30,000 टारगेट स्वास्थ्य विभाग को दिया है कि आने वाले दिनों में कोरोना के जो सैंपल हैं उसकी जांच 30,000 की जाए। इसके साथ साथ मेरठ मंडल में ज्यादा संक्रमण का खतरा था, इसलिए मुख्यमंत्री ने वहां 2400 स्वास्थ्य विभाग की टीमों का गठन किया है, जो घर घर जा करके स्क्रीनिंग करेंगे। यानी मेरठ मंडल के करीब जो जिले हैं उनमें हर जिलों में हर घर पे जा करके स्वास्थ्य विभाग की टीम स्क्रीनिंग करेगी, जिससे कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। वही लखनऊ में भी 2000 जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें या अलग अलग लोगों को जोड़ा गया है, जो 5 जुलाई से घर घर जा करके स्क्रीनिंग करेंगे। इसके अलावा कल मुख्यमंत्री ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। वो चूंकि वायरस से संबंधित अभियान चलता है, लेकिन इस बार सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण को लेकर के फोकस रहेगा। जिनको जुकाम, बुखार या खांसी आती है, ऐसे लोगों की स्क्रीनिंग और चिन्हित किया जाएगा, उनकी टेस्टिंग जल्दी कराई जाए, जिससे संक्रमण को रोका जा सके। वहीं अयोध्या मंदिर को लेकर के श्री राम मंदिर को लेकर के वहां के संतों ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं महंत नेत्र गोपाल दास कल चंपत राय उनसे मुलाकात करने पहुंचे, जो ट्रस्ट के महासचिव हैं। वो पत्र लेकर के वो दिल्ली रवाना हो गए। प्रधानमंत्री से 5 अगस्त से पहले यानी श्रावण मास में किसी भी दिन प्रधानमंत्री को अयोध्या आने के लिए निमंत्रण भेजा है कि आकर के मंदिर का पूजन करें और जो कार्य है मंदिर निर्माण का वो शुरू हो। इसके साथ साथ ये भी पत्र में कहा गया है, अगर प्रधानमंत्री ना आ पाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े। हिंदू समाज की साधु संतों की इच्छा है कि प्रधानमंत्री के हाथों से मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो। इसको लेकर के पत्र लिखा गया। हालांकि 2 जुलाई को लेकर के चर्चा जो बन रही थी, लेकिन उस डेट में चूंकि आज है वो उस पर फाइनल नहीं हो पाया। अब फिर से वहाँ के साधु संतों ने इसके साथ साथ विहिप के साथ साथ आरएसएस भी चाहता है कि प्रधानमंत्री आए, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी कार्यक्रम नहीं बना है। पीएमओ ने भी अनुमति नहीं दी है। अब प्रधानमंत्री से सहमति लेने के लिए जो ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय दिल्ली गए हैं। महंत नेत्र गोपाल दास का जो पत्र लेकर के वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और मंदिर कार्य का शुभारंभ के लिए उनसे समय मांगेंगे। वहाँ के संतों की, हिंदू समाज की भी इच्छा है। इस पत्र में इस बात का जिक्र किया गया है। वही दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रोजगार कैसे दिया जाए, इसको लेकर के एमएसएमई विभाग, उत्तर प्रदेश निर्यात प्रोत्साहन विभाग लगातार काम कर रहा है और इसके जरिए जो चीनी कंपनी है, अमेरिकी कंपनी जो चीन में है, उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। यहाँ के जो मंत्री हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह, प्रमुख सचिव नवनीत सहगल, वो लगातार भारत के अलग अलग देशों में जो राजदूत हैं उनसे संपर्क बनाए हुए हैं और उत्तर प्रदेश में कंपनियों को निवेश के लिए बेहतर विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं, जिससे आ सके तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। इसको लेकर के लगातार एमएसएमई विभाग के साथ साथ औद्योगिक विकास लगातार अन्य देशों के संपर्क में है। इसके साथ साथ कोरोना को लेकर के उत्तर प्रदेश में 24 घंटे की क्या स्थिति है, साथ ही बाढ़ को लेकर के, रोजगार को लेकर के मुख्यमंत्री अभी थोड़ी देर के बाद बैठक करने जा रहे हैं टीम 11 के साथ।
उसमें वर्तमान स्थिति क्या है, कोरोना संक्रमण को लेकर के रोजगार की स्थिति क्या है और कैसे बेहतर किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर के चर्चा होगी। वहीं बेसिक शिक्षा विभाग ने अब निर्णय लिया है कि शिक्षकों के साथ साथ कर्मचारियों का भी सत्यापन होगा और एक डेडलाइन तय कर दी गई, 15 जुलाई तक सत्यापन किया जाए, नहीं तो संबंधित जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे। तो इस चूंकि जब सवाल उठे शिक्षकों के जो कागजात को लेकर के फर्जीवाड़ा सामने आया, उसके बाद शिक्षा विभाग ने सभी कर्मचारी और शिक्षकों के जांच के पेपर के सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। अनन्या, चलिए ठीक है, आप लगातार नजर बनाए रखिए। तमाम राज्यों से हमारे तमाम रिपोर्टर्स जुड़े, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।